तो मिशन आत्मनिर्भर के तीसरे दिन कृषि क्षेत्र को क्या मिला, कितना पैकेज इस क्षेत्र में अलॉट किया गया। सबसे बड़ी बात, सबसे प्रमुख बात जो दो इसमें उभर कर सामने आई वो ये थी कि पशुपालन के क्षेत्र में कितना नुकसान दूध और डेयरी उद्योगों को इस दरमियान हुआ है और उनके लिए सरकार ने क्या किया, इसको सामने रखा गया। और क्लस्टर की बात पहले भी सरकारें करती रहीं, लेकिन इस क्लस्टर के लिए क्या कॉन्क्रीट, क्या ठोस किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तय की गई। अब इस पर जो विशेष तौर पर कई तरह के रिएक्शन आते हैं पैकेज के बाद में, ये रिएक्शन आने शुरू हो गए तेजी से। ये रिएक्शन भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो कुल पैकेज है, इस कुल पैकेज में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में तीसरा दिन कृषि क्षेत्र के लिए जो समर्पित रहा, इसके 11 उपाय कैसे इसे एक्सपर्ट देखते हैं, इस तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ में इस समय दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो बड़े गहन तरीके से इस पूरे पैकेज को और तीसरे दिन को देखेंगे, समझेंगे और हम तक भी इसकी जानकारियां विस्तार से समझाएंगे। मनिंदर सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री, हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और आदित्य जैन मनिया साहब हैं जो बाजार के एक्सपर्ट हैं और ऐसे विषय जिनसे बाजार या कारोबार सीधे जुड़ता है हमारे साथ में जुड़ते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इस मंच के ऊपर। पहले आज मैं मनिया साहब आप ही के पास आता हूं। लगातार 2 दिन से आप हमारे साथ में जुड़ते रहे हैं और आपने दोनों दिन देखे और आज का दिन देखा। आज का पूरा दिन डेडिकेट रहा, तीसरा दिन, कि किस तरह से इस बड़े पैकेज में कृषि क्षेत्र को उभारा जाएगा, क्लस्टर सिस्टम को लाया जाएगा, डेयरी उद्योग को, दूध वालों को जो नुकसान पहुंचा उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ओवरऑल पहले तो आप क्या रिएक्शन देंगे थर्ड डे पर? देखिए, तीसरे दिन जो तरीके से उन्होंने जो घोषणाएं करी उससे उद्योग जगत में एक नए आयाम उपस्थित होंगे, रोजगार और उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें पिछले भाषणों में की, पिछले कई मैंने 1 साल से कर रहे हैं, उन सबका खाका जो है अब सामने आ रहा है। और कई जगह तो मुझे अतिशयोक्ति लगी कि कई चीजों का तो ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन कंक्रीट रूप में सरकार कोविड-19 से हुए तुरंत वाले नुकसान के लिए फौरी तौर पर जो मार्केट में पैसा आना चाहिए, जिससे छोटे दुकानदार, छोटी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग ये उभर सके, अर्थव्यवस्था का पहिया चल सके, इसमें अभी कोई भी बात नहीं की, जिसकी वजह से बाजार में भी निराशा है, उद्योगपतियों, व्यापारियों को, सभी को निराशा कुल मिलाकर। लेकिन सरकार जो है, जो आत्मनिर्भर भारत और एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, इसके लिए सरकार ने एक ब्लूप्रिंट कंटिन्यू तीसरे दिन देखा गया और मिला है। इससे आने वाले समय में 6 महीने के बाद किसानों की स्थिति बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बात जो पहले दिन जो 20 लाख करोड़ की घोषणा हुई थी, तो जनता को, बाजार को ऐसा लगा था कि एकदम कहीं ना कुछ फौरी तौर पर हमारे को पैसा मिल जाएगा, इंडस्ट्री चल पड़ेगी। जो 2 महीने का नुकसान हुआ है उसमें अभी कुछ भी मोदी सरकार फेल हो गई। मनिया साहब, ऐसा नहीं लगता कि जब हम बजट सेशन करते हैं, बजट सुनते हैं, तो ठीक वैसे ही उसके हमको लग रहा है कि उसके और सब पार्ट सामने आ रहे हैं। इतना ज़रूर हुआ कि बीच में एक लंबा गैप हो गया लॉकडाउन का, और इसके बाद में उसी चीज़ को एलेबोरेट करके उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, कुछ पुराने प्रावधान को बदला गया है। ऐसा नहीं लगता कि हम बजट भाषण के हिस्सों को सुन रहे हैं? और एक बात जो जनरली लोगों को, जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, जो उनको लगता है कि सीधी आर्थिक मदद मिलेगी, जो अब तक सरकारों ने आदत डाल रखी है, उससे ये बहुत अलग है, इसीलिए लोग प्रतिदिन निराश हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बजट की में जो चीजें चूक गई थी या क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया था, या जिन चीजों की जरूरत थी उन्होंने उसका एक खाका प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में मैं एक बात ध्यान रखाऊंगा, IBC 24 कि सरकार ने कच्छ की बात कही थी मोदी जी ने। कच्छ में जब प्रगति हुई थी तो सरकार जो है उन्होंने वहां की जनता को कुछ भी नहीं दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोविड-19 से जितना भी नुकसान हुआ है, जितनी भी परेशानी हुई है, जितना भी डिमोलिशन हुआ है, सरकार चाहती है कि प्यासे हैं तो खुद कुआं खोदिए, आपको जरूरत है तो कमाइए, लेकिन सब्सिडी पर जिंदा मत रखिए। अगर आपको विकसित विकासशील देशों की श्रेणी में जाना है, सरकार कोई भी फॉरेन का मॉडल इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये बिल्कुल नई चीजें हैं मोदी जी की स्ट्रेटजी के अनुसार। आम भारतीय जनता को कोई लब्बू लुआब नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको खुद को करना पड़ेगा। ये बात आज तीसरे दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी घोषणा में सिद्ध कर दिया कि भारत की जनता को जो नुकसान हुआ है, दुकानदारों को जो कुछ भी हुआ है, वो सब आपको ही
कमाकर खाकर मेहनत करके पूरा करना है। चलिए, यहां तक तो एकदम ठीक है आपकी बात कि यहाँ आत्मनिर्भर, ये बिल्कुल सटीक वर्ड भी है, ये कैंपेन का जो सही नाम हो सकता था ये दिया है। और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर जहां आप बता रहे थे खुद मेहनत करें कमाएं, ये स्वाभिमान की दृष्टि से बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसा आपने खुद ही अपने पहले पार्ट में कहा है आदित्य जी कि अभी सारी चीजें रुकी हुई, थमी हुई और ध्वस्त हैं। बड़ी चीज है मजदूरों का पलायन, मजदूर अपनी इंडस्ट्रियों से दूर हैं, कारोबार से, इकाइयों से दूर चले गए हैं, उनको वापस लाना, उनको लाने के लिए प्रेरित करना, ऐसे स्टेप्स जो हैं कम दिखते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि जो मिडिल वर्ग है, मध्यम वर्ग है, बहुत बेहद गरीब तबका, इसकी सबने बात की, उनको कितना आप आर्थिक तौर पर दे रहे हैं उस पर सबकी नजर है, लेकिन मिडिल वर्ग को अभी भी इंतजार है, जो एक बड़े नुकसान में रहा, जो ना बहुत ऊपर है ना नीचे है, लेकिन अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसे राहत के तौर पर ले या निर्देश के तौर पर ले। मैं दो बातों से बहुत दुखी हूं। एक तो मध्यम वर्ग को कुछ भी नहीं दिया गया, मध्यम वर्ग लगातार उसके घर की माली हालत बिगड़ रही है, उसके ऊपर जो भी कर्ज है उसको सारे बिजली के बिल पेमेंट करने हैं, उसको सारे लेबर्स के पेमेंट पे करने हैं, ब्याज लगातार चल रहा है ओडी का और लोन का, वहां कोई भी राहत नहीं है। दूसरी बात, जो प्रवासी मजदूर हैं इसके बारे में तो ऐसे त्रासदी, जो फिल्मों में हमने त्रासदी देखी वैसे सीन दिख रहे हैं। ये बात सरकार को समझनी चाहिए और इस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? तो अगले फेस में अर्थव्यवस्था का जो पहिया होगा वो उनके बिना चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने प्लान जरूर किए, आज उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का किया है, हर्बल प्लांटेशन का किया है और कोल्ड, ये इनमें समय लगेगा। लेकिन जो मजदूर जो चला गया इंडस्ट्री से, जिससे अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? सरकार को चाहिए कि अभी से उसकी तैयारी कर दे और अगले 15 दिन में वो अगर मैनेज नहीं हो पाया तो हमको, हमारी अर्थव्यवस्था को, इंडस्ट्रीज को चलाने में बहुत परेशानी आएगी, जो हमारी जीडीपी पर बहुत निगेटिव असर डालेगी। जी, मनिंदर सिंह साहब भी अर्थशास्त्री। मनिंदर जी, आप गौर से सुन समझ रहे होंगे और आपके ज़रिए हम थोड़ा और इजीली समझना चाहते हैं। ओवरऑल 3 दिन पर बाद में आऊँगा, लेकिन जो थर्ड डे है जिस पर आज अभी इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या ये बूस्ट करने के लिए पर्याप्त कदम है? और जो हर किसी को कमी लगती है कि जो बहुत पिछड़ गया उसको एक आर्थिक पैकेज में अपने लिए सीधी मदद, सीधी लिक्विडिटी चाहिए थी, क्या उसके प्रावधान इसमें आपको दिखाई पड़े हैं? देखिए, सीधी मदद की जो आप बात करते हैं तो सरकार ने सीधी मदद पहले राहत पैकेज में पहुंचाने की कोशिश करी थी किसानों को। आज के दिन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये किसानों को शॉर्ट टर्म फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी है, जो शायद पिछले 70 सालों में अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं मिसिंग दिखते हैं। एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में जो क्लस्टरिंग की बात करी बहुत ज़रूरी है, फूड प्रोसेसिंग की जो बात कर रहे हैं, इससे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की फाइनल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उस पर ज़रूर कुछ इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कहा कि किसानों को हम कहेंगे कि भाई किसानों और इंडस्ट्री के बीच में एक डायरेक्ट लिंकेज बनाने की कोशिश करेंगे कि उसे फसल उगाने के पहले ही प्राइस मिल जाए, उसे पता हो कि उसे कितना मिलने वाला है। तो एक रेस्ट एश्योर करना, एक किसान को बताना कि भाई इतना आपको मिल जाएगा रेवेन्यू, एक कंफर्म रेवेन्यू बताना, ये मेरे हिसाब से अगर हो पाता है तो लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद है। ये जैसा आपने खुद ही अपनी बात में कह दिया, ये सब चीज़ें बहुत हाइपोथेटिकल हैं, ये आज से नहीं कही जा रही, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है। हर एक अर्थशास्त्री, हर एक जो बात है, हाइपोथेटिकल नहीं कहूंगा। जी नहीं सर, इसको मैं इसीलिए एलैबोरेट कर रहा था। दरअसल ये आज की बात है, क्लस्टर सिस्टम, प्रदेशों के बजट आप देख लें, चाहे एमपी का देखें, छत्तीसगढ़ का देखें, जहां हम फोकस करते हैं, बाकी के एग्रीकल्चर बेस्ड जितने स्टेट है वहां देखें, क्लस्टर सिस्टम की बात बिल्कुल नई नहीं है। दूसरा, एक परफेक्ट मार्केट की बात, ये बिचौलिए, ये आड़तिये बीच में से कभी गायब नहीं हुए, चाहे आपने किसी भी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हो, ये हकीकत है कड़वी। आज भी एक बड़ा वर्ग इनका जो है वो बीच में होता है, और जहां तुरंत फसल देने और तुरंत पैसे इनकैशमेंट करने की बात आती है, आज भी वो लोग सिस्टम में हैं। उनको हटा के चाहे ई कॉमर्स से आप जोड़ें, चाहे आप अपने किसी मार्केट से जोड़ें, ये अब तक हो नहीं पाया। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये बहुत आदर्शवादी चीज़ें हैं।
जी, देखिए सर, हम जो बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल नहीं है। सरकारों ने कोशिश करी। हमें एक चीज समझनी चाहिए कि एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कोलैबोरेटिव पार्टिसिपेशन नहीं करती, आपको ग्राउंड लेवल पे उन रिफॉर्म्स का सही इफेक्ट कभी भी नहीं दिखेगा। इट हैज टू बी अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और यही चीज मिसिंग रही पॉलिटिकल रीजंस के कारण कि सेंटर में अलग सरकार, स्टेट में अलग सरकार, और उनके आपसी हित नहीं मिल पाते थे, और उसका खामियाजा जो है किसान को भुगतना पड़ा। देखिए, इस जो रिफॉर्म्स की बात करें, हम यहाँ पे वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने रिफॉर्म्स अनाउंस करे। उन्होंने ये नहीं बोला कि जादू की छड़ी के रूप में कल ही किसानों का भला हो जाएगा। ये कोविड के समय को यूज करके जो एक लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स की बात थी, वो उन्होंने इनिशिएट करने की कोशिश करी है। देखिए, अगर हम कोशिश ही ना करें और ये कहें कि नहीं हो रहा तो ना करें, तो उससे रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अगर कभी किसान को उसकी फसल का पहले ही मूल्य पता लग जाता है और वो अपनी कॉस्ट निकाल के उसे पता लग जाता है मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो हो सकता है शायद वो अपनी प्रोडक्टिविटी पे और ध्यान देना शुरू कर दे कि नहीं, मुझे इतना प्राइस मिल रहा है, मैं प्रोडक्टिविटी, अपनी उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा मुनाफा थोड़ा और बढ़े। तो शायद हो सकता है ये चीज मोटिवेट करे। शॉर्ट टर्म में, मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म में कभी भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आएगा। और जितनी भी बातें की जा रही हैं, ये एक दिन में रिफॉर्म्स लाने की नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, आपको भी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कम से कम साल से 1.5 साल का समय लगता है। तो जो पैसा अर्थव्यवस्था में पहुंचाने की बात है, वो पैसा, सबसे बड़ी चीज समझिए कि पैकेज को वेस्ट करना, डायरेक्ट सब्सिडी को मैं कभी भी फेवर नहीं करता, ये पैरासाइटिक करती है। ये आपको जो है पोलियोग्रस्त कर देती है कि भाई आपको किसान, सरकार के ऊपर निर्भर रहने की आदत हो गई। हम आपको फैसिलिटी देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं, इतनी एंटरप्रेन्योरशिप भारतीय किसानों के पास है, भारतीयों के अंदर है कि वो अपने दम पे खड़े हो सकते हैं। बस उन्हें थोड़े से एक सपोर्ट की जरूरत है, जिस सपोर्ट से वो जो एकदम से झटका आया है कोविड का, उस झटके में संभल सके। ऑब्जेक्टिव ये है कि उस झटके में कोई इंडस्ट्री बंद ना हो जाए, कोई किसान जो है वो बर्बाद ना हो जाए, उसके ऊपर लोन्स का अनड्यू बर्डन ना पड़ जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसे एक कुशन दें, एक राहत दें, और कोशिश करें कि इसके साथ में रिफॉर्म्स होने के साथ में मीडियम से लॉन्ग टर्म में वो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज शेयर है जीडीपी में, उसे बढ़ाया जा सके। थोड़ी सी और इस पर बात मैं जरूर करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद में जो बातें प्रैक्टिकली ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात की गई, लेकिन इस समय जब अभूतपूर्व समस्या का वक्त है, जब अभूतपूर्व चैलेंजेस से दुनिया और देश गुजर रहे हैं, तब इस समय स्वाभिमान या आत्मनिर्भरता की बातें और उन बातों के साथ में इन प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने में, विश्वास जगाने में, मोटिवेट करके सामने लाने में क्या सबसे बड़ा चैलेंज एड्रेस हुआ है, बात करूंगा इस पर। चलिए, तो जो राहत पैकेज या जो एक बड़े बजट की बात हम कर रहे थे कि इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र के द्वारा जो अनाउंस किया गया है, उस मिशन को पूरा करने के लिए किस सेक्टर को क्या दिया जा रहा है और किन योजनाओं के तहत ये पैसा या ये मदद, राहत, विजन पहुंचेगा और ग्रास रूट पर काम करके अप कर पाएगा बाजार को और अर्थव्यवस्था को। हमारे साथ में आज दो एक्सपर्ट जुड़े, मनिंदर सिंह साहब हैं अर्थशास्त्री के तौर पर, और आदित्य जैन मनिया जी हैं बाजार एक्सपर्ट के तौर पर। आदित्य जी, एक बड़ी चीज जो बहुत एक मिडिल वर्ग के होने के नाते चुभती है, अभी आपने सुना स्पीच का 3rd डे, उसमें भी वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा कि जब 20 से 25% दूध की जो खपत थी घटी, तो लोगों ने, किसानों ने या पशुपालकों ने उसे बहा दिया। दूसरी तरफ ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग थे जो दूध के अभाव में थे या प्रॉपर कीमत देकर, कई जगह कुछ ज्यादा कीमत देकर भी उसको लेते रहे। ऐसे उपज के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो एग्जाम्पल उन्होंने खुद कोट किया था, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। ये जो गैप है, क्या दिस इज द बेस्ट टाइम, क्या ये सही वक्त है कि आपको उसको दूर करना पड़ेगा और आज ही आप इस कठिन वक्त में इसे करें, या इसके लिए केवल बातें नहीं, एक आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा। आज इन्होंने दूध की बात कही है, ऐसे वाकया टमाटर, आलू, प्याज पर हो चुके हैं और उनकी कमी भी हुई है, उनकी अत्यधिक उपज होने के कारण उनको फेंका गया, जिसका सीधा नुकसान किसानों को मिला है। तो सरकार को चाहिए कि जब ये बात सामने आ गई है और आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट जो दूध के हैं, उनको, उनके लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिट
आप लगाएं उसी एरिया में, उन एरिया को चिन्हित करना पड़ेगा। ये मौका मिला है सरकार को, उन एरिया को चिन्हित करके उस जगह पर वो यूनिट लगाएं और वहां से उनको एक्सपोर्ट की सुविधा दें। मैंने कहा ना, लॉजिस्टिक भी साथ में होना चाहिए। वो जो उसके साथ साथ सरकार ने हालांकि कहा है कि आज उन्होंने फल सब्जी के सही मूल्य में अधिकतम उत्पादन के लिए प्रेजेंट करने के लिए वो लगाएंगे। कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% है, भंडारण के लिए 50% सब्सिडी भी देंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि ये बातें सब होती हैं लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज हमको मौका मिला है, सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है। सरकार चाहे तो इनको इमरजेंसी रूप में लागू करके ये चीजें बनवा, आजकल छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बन जाते हैं, 100 बाई 100 के प्लाट में बन जाते हैं, तो सरकार को बनाना चाहिए। इससे किसानों को भी फायदा होगा। वो जो पशुधन का जो महत्व गिर गया था, आपको बता दें, पशुधन का महत्व जो गिर गया था वो बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार ने एक बहुत अच्छी घोषणा की कि 100% पशुधन को वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन उनका उत्पादन सही उपयोग हो जाए। आज मैं सही बात बता कि शहरों में, गांव में, कई जगह जिले स्तर पर दूध की खपत ये कोविड-19 कोरोना काल में नहीं हुई। हमारे को खुद को थैलियां कम मिलती थी, वो कहीं कहीं दूध उत्पादन ज्यादा था तो उसका मिसयूज हुआ है। नहीं, अब ये इसी तो फौरी तौर पर सिस्टम के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि बातें बहुत होती हैं, लेकिन अब देखिए, अगर सरकार के पास ये जानकारी थी तो ऐसे सैकड़ों हजारों लोग थे जरूरतमंद जिन तक वो अगर मुफ्त में पहुंचता तो फिर वो सरकार का गुणगान करते नहीं थकते। लेकिन ये चेन ही नहीं बन पाई, एक तरफ फेंका गया, दूसरी तरफ लोगों को मिल ही नहीं सका। लोग दिक्कतों में सड़कों पर चले भूखे प्यासे, उन तक भी ये मददें नहीं पहुंच पाई। बड़ी बात यही है कि ये गैप फिल करने के लिए बातें कई सालों से हुई लेकिन ये मैकेनिज्म बन नहीं पाया। और अब जब सब चाहते हैं कि हमको तुरंत आप मदद दे दो, तब आप कह रहे हैं कि आप ये काम स्वयं करो, खुद उठ के करो, स्वयं करो। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को थोड़ा सा कुछ समय के लिए अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी, मुझे मालूम है कि बहुत सख्त हैं और ऐसा करवाने में सक्षम है। वो हर जगह एक गुजरात मॉडल को लेके आते हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति को उनको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम लोगों को, व्यापारियों को और साथ में छोटे उद्योगों को, किसानों को उभरने के लिए टेके की जरूरत है और वो टेका इमरजेंसी टेका है। आप अगर इस समय नहीं लगाएंगे और हमको शिक्षा देंगे, हमको बुकलेट बंटवाएंगे, हमको बताएंगे कि आप ऐसा करिए, तो हम ये सब नहीं करेंगे कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन हमको समय लगेगा। और जो समय लगेगा, जो बीच का गैप होगा, उसमें हमारी एक पीढ़ी चली भी जा सकती है। ठीक बात है। सरकार को सोच रही है कि कृषि आधारित देश पुनः हम बने। आज आप क्या बताऊं, मैं पढ़ाने जाता हूं कॉलेज में, 100 में से एक सिंगल बच्चा नहीं बोलता है कि मुझे कृषि आधारित काम करना है। एक सिंगल, मुझे नौकरी चाहिए, IT चाहिए, MBA चाहिए, लॉ चाहिए, कॉमर्स चाहिए, लेकिन आज तक कोई एक लड़का नहीं मिला कि मैं अपना पेरेंटल बिजनेस करना चाहता हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है। अब मोदी जी इसको लेके आ रहे हैं, तो हमको इमरजेंसी टेका लगाना पड़ेगा, हमको सहायता देना पड़ेगी। जिस तरीके से किसी छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाता है, उसको ट्राई साइकिल दी जाती है लकड़ी की छोटी, सरकार को देना पड़ेगी। आपके जो नियम है, आपके जो कायदे कानून है, आपको जो इंस्ट्रक्शन है, वो हमको कम से कम 8th क्लास तक तो निकल जाने दो ना। जब आप हमको बोलेंगे तब हम आगे चलेंगे, निश्चित तौर पर चलेंगे, भारत बनेगा। लेकिन कोविड-19 में, ये कोरोना काल में देश में बहुत लोग आहत हुए, बहुत नुकसान हुआ है। इसकी कल्पना अगर प्रैक्टिकल तौर पर छोटी छोटी जगह जाकर देखें तो रोना आ जाएगा। ठीक है मनिंदर सिंह साहब, हालांकि 5वें दिन का सवाल होना चाहिए जब पूरा पैकेज डिकोड हो जाए और समझ में आ जाए कि किसको क्या मिला, लेकिन फिर भी अब जो मिड में जो स्थिति बनती दिख रही है, जैसा आदित्य जी भी कह रहे हैं कि इस समय एक टेके की आवश्यकता थी, लेकिन टेके के साथ साथ यहाँ पर यह है कि आपको स्वयं खड़े होना है। ये आदत सरकारों ने ही बिगाड़ी है कि ज़रा दिक्कत होने पर आपको आर्थिक तौर पर मदद, राहत, रियायत, सब्सिडी दे करके अब किया जाता था। क्या ये आदत गलत है और इस आदत को बदलने का ये सही वक्त है? नंबर दूसरी बात है कि क्या जिस चीज़ को लेकर ये पूरा पैकेज अनाउंस हो रहा है उसमें ओवरऑल मदद मिलती आप देख पाएंगे?
देखिए सर, आदत की बात करें तो आप खुद ये चीज जानते हैं, हम एग्रीकल्चर से ही बात करते हैं। जितने भी ईमानदार किसान थे जो कर्जा लेकर अपना कर्जा चुका दिया करते थे, सरकारों ने क्या करा, हर 10 साल में चुनाव के दौरान में कर्जा माफी कर देते थे। उसके कारण जो है फिस्कल के ऊपर इफेक्ट पड़ता था 60 से 80 हजार करोड़ का जी। और इसका सारा का सारा फायदा जो है वो अमीर किसानों को हुआ, क्योंकि गरीब किसान इतना डरा हुआ होता है बैंकों से, मिडिल मैन से जो उसको कर्जे दिलवाते हैं, कि वो कर्जा ना चुकाने के बारे में सोच ही नहीं सकता जब तक कि जेन्युइनली उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो आप टेका देने की बात कर रहे हैं, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि टेका हम एक्चुअली दे किसको रहे हैं। कहीं हर बार की तरह पिछले 70 सालों की तरह टेके का फायदा अमीर और जो करोड़पति किसान गांव में बैठे हुए हैं कहीं उन्हें तो नहीं मिल रहा है जेन्युइनली। जैसे मेरे मित्र ने कहा कि रोना आ जाएगा अगर हम सही परिस्थिति को देखें। हाँ, गांव में हालात खराब हैं, मजदूरों के हालात खराब हैं, लेकिन हम उन तक अगर सीधे पहुंच पाते हैं और उनकी सीधी मदद करते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर परिस्थिति होगी। और कहीं ना कहीं सरकार ने वो करने की कुछ हद तक कोशिश करी है। देखिए, हम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, ये हमें समझना होगा। हाँ, मैं ये चीज कहता हूँ कि इसमें सरकार एक और चीज कर सकती है कि किसानों से सीधा माल खरीद ले। डायरेक्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोले कि भाई अभी तक तुम गेहूं और चावल खरीदते थे, अब आप जो है हर प्रोडक्ट को डायरेक्टली खरीदिए। जैसे सब्जियां, दूध सब खराब होने की बात की गई, एग्री, सप्लाई चेन प्रॉब्लम था, मैं उसी इसके चेन की कारण बात कर रहा था सिंह साहब। और ई कॉमर्स के ज़माने में हमने देखा भी है कि दुनिया के किसी कोने में बनती चीज़ कोने कोने में कैसे पहुंचाई जाती है। आजकल खाने के सिस्टम इस तरह बदल चुके हैं कि रेस्टोरेंट की सेवाएं आपके घर तक, डोर स्टेप तक हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं हम उस तरफ ले जाते या बढ़ते? और क्या ये सही वक्त नहीं होता कि जब पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई तो इसी नई व्यवस्था से शुरुआत करते? और उस दिशा में लोग ऐलान सुनना चाहते थे, उस दिशा में लोग चाहते थे। चलिए, बिल्कुल इसको मानता हूँ। जी जी, ये मैं इसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैं खुद इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ कि जब तक हम एग्रीकल्चर से मिडिल मैन को नहीं हटाएंगे। हमने मंडियां भी बनाई, सब कुछ करा। चलिए सर, अभी एक और किस्त सिंह साहब बची है, देखते हैं कि इसमें और क्या मिलता है, ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा रहेगा। ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन पर और कुछ, जैसा आपने खुद कहा कि राज्य सरकारें कैसे इसे धरातल पर उतारती हैं इस मंशा को, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल चुनौतियां सबके लिए बहुत हैं, राहतें थोड़ी कम दिखती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इसे समझने में और हम तक और दर्शकों तक समझाने में, पहुंचाने में। धन्यवाद, नमस्कार।